कि जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, जो अभी अभी बस तैयारी करना शुरू करें या फिर इनका पहला अटेम्प्ट होगा अपकमिंग आरआरबी में, तो उन लोगों को किस तरीके से तैयारी करना चाहिए और उनको माइंडसेट क्या रखना चाहिए फॉर स्पेशली फॉर सीबीडी? तो मैंने एक बार उनकी पूरी प्ले लिस्ट देख डाली, रीजनिंग की पूरी प्ले लिस्ट के नोट्स बना डाले। उससे मतलब काफी हेल्प मिल गई। तो साइंस का और इस कंप्यूटर वाले पार्ट का क्या रोल है अपने एग्जामिनेशन में, खासकर आरआरबी में? बहुत रोल है सर, साइंस और कंप्यूटर का बहुत ज्यादा रोल है मेरे ख्याल से भी। तो ये टाइम मैनेज कैसे करना है, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर पता है बस मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाता, मैं 10 का क्वेश्चन और लगा लेता, 15 क्वेश्चन और लग जाते, वो मेरे छूट गए। तो इसके लिए क्या होगा, मतलब टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट क्या होना चाहिए? बट सर क्या होता है ना, ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा तो है नहीं, आपको उतना ही टाइम देना होता है। ज्यादा टाइम दोगे तो फिर बाकी क्वेश्चन छूटने वाले हैं। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा, और तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, तो फिर मुझे लगा टेस्ट सीरीज लगाने से फायदा होगा। बट जो कैंडिडेट्स अभी क्रैक नहीं कर पाए या फिर मान लो 1 या 2 नंबर से रह गए हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कैंडिडेट्स को? तो सर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब सारी चीजों के ऊपर वो सर, वो जो ऊपर वाले की शक्ति है वो भी काम करती है थोड़ा बहुत तो। रेलवेज, हर भारतीय का सपना रेलवेज को ज्वाइन करने का, चाहे वो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर हो, एएलपी की पोस्ट पर हो, किसी पोस्ट पर हो। बट जब रेलवेज की बात आती है ना, तो इट फील्स लाइक दिस इज व्हाट वी वांटेड, यानी प्रेस्टिजियस जॉब्स, राइट? तो उनमें से आरआरबी जे के एग्जामिनेशन का भी रिजल्ट आया था, उनमें से काफ़ी कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन लिया, जिसमें से एक हमारे साथ हनी भी हैं। एंड हनी इज़ हियर, इनका पूरा नाम है हनी अग्रवाल, जो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएंगे और आप लोगों के जो डाउट्स रहते हैं, क्वेरीज रहती हैं कि मैं फ्रेशर हूँ सर, कैसे तैयारी करूँ, या फिर एग्जामिनेशन में जो हर्डल्स आती हैं उसे कैसे ओवरकम करना है, तो उन सभी चीज़ों का जवाब देने के लिए हमारे पास हनी प्रेजेंट है। सो हनी, वेलकम हियर, और सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर थैंक यू क्रैकिंग द सर। एग्जामिनेशन। सो हनी, मैं सबसे पहले ना आपकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगा कि आपकी जो लाइफ जर्नी है वो कैसी रही है, यानी कि आपका जो एकेडमिक्स वाला पार्ट था वो क्या था, उसके बाद आपने कब ये सपना देखा कि मुझे आरआरबी जेई क्रैक करना है? एक्चुअली सर ये था कि मैं मतलब मैंने बीटेक की नोएडा से, जेएसएस से। राइट। तो वहां पे मैंने सबसे पहले क्या किया, गेट की तैयारी करना शुरू की। तो गेट मैंने दिया एक बार गेट। तो सर अच्छी ज्यादा परफॉर्मेंस थी नहीं उसमें, 4000 के अराउंड रैंक आई। तो उसके बाद क्या होता है सर कि कोरोना आ जाता है। मैं घर आ जाता हूँ जस्ट गेट देने के बाद, फरवरी के बाद फिर कोरोना एंट्री ले लेता है। राइट। फिर सब घर पे ही रह जाते हैं, मतलब ना तो कॉलेज बुलाया जा रहा है ना कुछ बुलाया जा रहा है। एक साल सर ऐसे ही निकल गई पूरी। हम्म। एकदम से क्या हुआ, और फिर सर गलती ये हुई कि हमने टेक्निकल टच था बिल्कुल छोड़ दिया, पढ़ना भी छोड़ दिया बिल्कुल टेक्निकल को। उस 2 साल की गैप बिल्कुल, में। बिल्कुल सर पूरा एकदम पूरा स्प्लैश हो गया, एकदम दिमाग में कुछ रहा ही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि सीजीएल की सब वैकेंसी आती है बहुत ज्यादा, दिखाई राइट। जाती है 35-36 हजार वैकेंसी। तो मैं सीजीएल की तरफ स्विच कर गया सर। मुझे लगा मुझे नॉन टेक की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल तो मैं भूल चुका हूँ लगभग। तो मैंने सीजीएल दिया। सीजीएल का सर प्री तो क्लियर हो गया, राइट। मेंस में उसमें भी नहीं हुआ। फिर इसी बीच सर क्या था, एसएससी जेई का भी मैंने फॉर्म भरा था। हम्म। तो मुझे लगा, मैंने एसएससी जेई का दिया था पेपर, तो मुझे लगा टेक्निकल मेरे लिए ज्यादा आसान पड़ रहा है। अच्छा। कहीं ना कहीं सर रहता है ना, जैसे 4 साल आपने जो करिकुलम में पढ़ा है तो वो आपके लिए थोड़ा आसान रहता है। बिल्कुल, अब नॉन टेक बस वाला पोर्शन वो वैसे आसान, भी 10th के बाद छोड़ रखा था। हाँ वही वो, बस ये था कि एक बार उसको रिवाइज करना था। हम्म। तो सर मैंने यूट्यूब से थोड़ा सा लेक्चर्स वगैरह देखना शुरू किए। मतलब टीचर है एक मोहित सर है, उनके लेक्चर देखना टेक्निकल में शुरू किए। तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा, तो मैंने एसएससी का एग्जाम दिया। उसमें मेरे मार्क्स भी ठीक आए थे, इस बार तो काफी सही थे, 403 मार्क्स थे, लेकिन कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई, 412 के अराउंड। तो हम्म। मेरा उसमें भी नहीं हो पाया। फिर फिर से सर वही डार्कनेस आ गई, अब क्या करें, नॉन टेक भी छोड़ दिया, टेक्निकल भी छोड़ दिया। फिर अचानक से आरआरबी का फॉर्म आता है। राइट, लास्ट फिर ईयर की मैंने बात। सोचा, हाँ, फिर मैंने सोचा अब इसकी प्रिपरेशन तो करनी करनी है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। तब आरआरबी की प्रिपरेशन की। तो तब तक सर मैं टेक्निकल तो पढ़ ही रहा था। तो टेक्निकल तो मेरा कहीं तक ठीक हो चुका था, मतलब 80% थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही था। बट सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी साइंस, कंप्यूटर, इनमें दिक्कत आ रही थी सर। तब मैंने फिर सर आपको फॉलो किया। मतलब मैं यूट्यूब पे सर्च किया ऐसे ही, मुझे तो पता नहीं था, मतलब आपका नाम भी नहीं पता था। तो ऐसे ही बस सर्च किया कि फुल कंप्यूटर कोर्स चाहिए यूट्यूब पे, फ्री वाला सर। अच्छा, फ्री वाला। तो उसमें सबसे पहले सर आपका कोर्स आया सबसे पहले। तो आपने BS PSCL के लिए करा रखा था ना पूरा थ्योरी कोर्स। करेक्ट। पहले मैंने पूरा वो देखा। देखने के बाद जितना भी था उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह सारे ले लिए। और फिर सर कंप्यूटर में थोड़ा सा था कि हाँ, जब मैं टेस्ट सीरीज में देने जा रहा था टेस्ट, तो हाँ कुछ क्वेश्चन जैसे 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 5 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग गया। करेक्ट। और साइंस भी सर बहुत, 12th की पढ़ी थी वो भी दिमाग में से गायब हो चुकी थी, वो भी धीरे धीरे सर आपके लेक्चर्स देख के कन्वर्ट होने लग गई।
यही था सर बस। फिर प्री दिया सर, प्री में अच्छे मार्क्स आए, 86 के अराउंड मार्क्स आ गए, तो फिर और कॉन्फिडेंस हुआ कि चलो ठीक है, फिर 86 मार्क्स आए हैं तो मेंस के लिए मतलब CBT 2 के लिए आप जा सकते हो। तो फिर मैंने थोड़ी प्रिपरेशन और करी। आपकी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी सर, वो वाली मैंने पूरी देखी। हम्म। उसमें जो आपका रहता था ना कि मतलब हर क्वेश्चन के बाद पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, राइट, वो एक पेज में हिंदी और एक पेज में हाँ इंग्लिश। सर, उसमें सर बहुत कुछ होता था। हम्म। मतलब क्वेश्चन में तो सर आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, आप कितना बताओगे, लेकिन उसमें सर बहुत कुछ होता था, मैं उसको जरूर पढ़ता था। राइट, वो वो जो बना इसलिए PDF है ना आती कि थी। जैसे 50 मिनट्स का लेक्चर है तो 50 मिनट्स में आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन करा सकते हैं उतने ही करा पाएंगे, लेकिन आप एक्स्ट्रा नॉलेज हाँ कैसे देंगे? तो मैंने सोचा कि ना यहाँ पर वो जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। हाँ सर, उसमें क्या था, जैसे आप एक क्वेश्चन कराओगे तो आप 2-3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दोगे, लेकिन उसको पढ़ने के बाद कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके दिमाग में मतलब हो जाते थे क्लियर, याद आने लगता था, हाँ, ये पढ़ा था 12th में 11th में पहले, तो वो वाली चीज थी सर। इससे साइंस का मुझे सर कोई फिर वो नहीं रहा कि मतलब जब मैं टेस्ट सीरीज देने लगा क्वेश्चन बनने लग गए हम्म। काफी सारे। दो चार को छोड़ के, दो चार तो सर ऐसे डाले जाते हैं मतलब जो नहीं कवर हो पाते, बाकी वो हर एक सारे एग्जाम में, बनने लग गए। कोई भी एग्जाम वो हो हर या एग्जाम में होता है। तो काफी कुछ कन्वर्ट होने लग गया मतलब सर। तो ये जब लाइफ जर्नी रही है तो मैंने देखा कि ना हर चीज कनेक्ट होती हुई है आपकी लाइफ में। हम्म। सो गाइस देखो, यहाँ पर ना ये आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमें कई बार लगता है कि ये वाला पार्ट स्ट्रांग है, ये वाला पार्ट वीक है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अब इनकी लाइफ में आप देखिए, हनी वाली लाइफ में, कि सबसे पहले ना इनके दिमाग में ये चल रहा था कि टेक्निकल वाला पोर्शन तो मैंने 2 साल से छोड़ रखा है, कोविड के गैप में कुछ पढ़ा नहीं था, नॉन टेक वाले पोर्शन पे चलते हैं। जब नॉन टेक वाले पोर्शन को पढ़ना एक बार स्टार्ट किया तो ही थॉट लाओ चलो अब एक काम करते हैं, इंजीनियर तो ही एसएससीजे का फॉर्म भर लेते हैं। एसएससीजे के फॉर्म में ही गॉट टू नो कि टेक्निकल वाला पोर्शन अभी भी स्ट्रांग है। वो होता है ना, मेमोरी में हमेशा जब भी ब्रेन वाले पार्ट में पढ़ा था हम्म। तो बताता हूँ, एक तो ये है कि जो डेटा आपको पता है जो भी मैं कर रहा हूँ, एक सबकॉन्शियस माइंड में बैक एंड पर चीज़ें चलती रहती हैं। सो यहाँ से क्लिक करता है कि लाइफ में कि नहीं, मुझे ना टेक्निकल वाला पार्ट तो स्ट्रांग है, बस नॉन टेक को थोड़ा सा स्ट्रांग कर लेता हूँ। फिर आ जाता है आरआरबी जेई, और एक बार में, मतलब मैं तो एक ही बार कहूंगा क्योंकि आरआरबी इससे पहले आपने दिया भी नहीं था, कि इससे पहले नहीं जो नहीं सर, RRB जी मैंने इसका नहीं था दिया। वाला। सो इसका मतलब जो एग्जामिनेशन क्रैक हुआ है वो पहले ही अटेम्प्ट में हुआ है। हाँ सो सर। इसके लिए तो आई कंग्रेचुलेट यू सीरियसली, दीज आर एफर्ट्स। मतलब ये ना बात कहने में बहुत आसान लगती है कि इन्होंने अभी 2 मिनट में ये पूरा स्टेटमेंट कह दिया, बट आई नो फ्रॉम द टीचर्स लेवल पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे मैंने जो एग्जामिनेशन क्रैक करे तो उस वाले पॉइंट से मैं समझ सकता हूँ कि जो एफर्ट्स जाते हैं ना देट आर ऑन नेक्स्ट लेवल। मतलब अब ये जो एफर्ट्स इन्होंने लगाए होंगे, किस तरीके से लगाए, सीबीटी वन वाले पार्ट पे क्या रहा, तो एक एक करके ना हनी उस वाले पार्ट पर भी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ये वाली आपने जर्नी बताई तो दिस इज प्योरली इंस्पिरेशनल, कि मतलब बच्चा यहाँ से इंस्पायर हो सकता है कि अच्छा, जब हनी भाई कर सकते हैं, इन्होंने गैप दिया था, तो फिर मैं क्यों नहीं। तो मैं आपको ना यहीं से स्टार्ट करूंगा पूछना। सबसे पहले मैं सीबीटी वन की ही पूछूंगा। सीबीटी वन वॉज प्योरली नॉन टेक, टेक्निकल वाला पोर्शन तो कुछ था ही नहीं। तो कुछ नहीं सीबीटी था। वन की जब आपने तैयारी की, तो सीबीटी वन वाले पार्ट पर मैं उसी वाली स्टोरी को थोड़ा सा एक्सटेंड करवाना चाहूंगा, कि जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, जो अभी अभी बस तैयारी करना शुरू करें या फिर इनका पहला अटेम्प्ट होगा अपकमिंग आरआरबी में, तो उन लोगों को किस तरीके से तैयारी करना चाहिए और उनको माइंडसेट क्या रखना चाहिए फॉर स्पेशली फॉर सीबीटी वन। तो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, जैसे मैथ आता है उसके अंदर, रीजनिंग आती है, तो मतलब मैं तो एक ही चीज की थी बस। जैसे रीजनिंग के टीचर थे पीयूष वासने सर हैं, तो मैंने एक बार उनकी पूरी प्लेलिस्ट देख डाली रीजनिंग की, पूरी प्लेलिस्ट के नोट्स बना डाले। उससे मतलब काफी हेल्प मिल गई। रीजनिंग में मतलब सारे क्वेश्चन बनने लग गए। अब बात फिर एप्टीट्यूड की आई। एप्टीट्यूड में अपने गगन प्रताप सर हैं, तो वो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स डालते रहते हैं, तो उनका मतलब जैसे टॉपिक वाइज लेक्चर डालते हैं, वो टाइम एंड वर्क का डाल दिया। पूरा मैंने वो देख डाला, मतलब उनका था लगभग 35 से 36 लेक्चर थे उसमें, वो मैंने देख डाला। तो इससे सर क्या हुआ, नॉन टेक में दो तो स्ट्रांग हो गए। तो थोड़ा सर ये रहता है अपना मैथ और रीजनिंग तो मतलब हम कर ही लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारे रहता है इनहेरेंट भी, क्योंकि मैथ पहले से बैकग्राउंड होता है तो वो हो जाता है जल्दी, वो कवर हुआ। और सर बाकी कंप्यूटर और साइंस मैंने फिर आपके उस एंड से देख लिया। और सर GS तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, बहुत कम, मतलब बहुत ही कम पढ़ा है। मैं मतलब यही सोचता था मैं कि इस पर टाइम दूंगा तो सर बाकी सारे पीछे छूटने वाले हैं। राइट, तो इसे ना पता है एक टर्म आता है जब हम कहते हैं ना कि हार्ड वर्क तो कर रहे हो, लेकिन हार्ड वर्क के साथ ना स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। हाँ तो जी सर। जैसे अपना वाला एग्जामिनेशन है, हमको पता है कि भाई अच्छा है, यहाँ पर साइंस वाले पोर्शन है, सीबीटी वन की बात कर रहा हूँ, कि 30 नंबर की साइंस आ रही है, 15 नंबर का जीएस है। अब उस जीए वाले पोर्शन में मेरे पास करंट अफेयर्स भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अब इतने सारे सब्जेक्ट से मेरे 15 नंबर बनेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, केवल 3 सब्जेक्ट है जो मुझे 30 नंबर दे दे रहा है। तो यहाँ पर तो मैं कहूँगा कि आपने बहुत स्मार्टली एक्ट किया। और सभी कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पे फ्रेशर्स हैं, तो हनी का बस कहना यहाँ पर यही है कि एक्ट स्मार्टली। और यहाँ पर ना एक चीज़ मैंने गौर की आपके पूरे स्टेटमेंट में, कि आपने ना सारी चीज़ें
सेल्फ स्टडी वाले पार्ट पे गए और आपने वहाँ पे स्मार्टली एक्ट किया कि यू फाउंड कि अच्छा ये वाले जो यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल रहे हैं ना, दे आर मोर देन ऑसम, या फिर यहाँ से मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और इस तरीके से आपने एक्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि ना, अगर हम लोग सोच रहे हैं कि सर मुझे तो ये प्लेटफॉर्म पे जुड़ना ही पड़ेगा या फिर ये वाला पार्ट पे जाना पड़ेगा, तो डेट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। मेन जो चीज़ है डेट इज़ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आपको किसी भी लेवल पे ले जा सकती है, राइट हनी? जी सर। सो हनी, अब यहाँ पर ना एक चीज़ और, जैसे CBT 1 क्रैक हुआ, अब ना ये जो टाइम गैप रहता है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि मुझे यहाँ पर कब से तैयारी करना स्टार्ट करनी चाहिए CBT की, मुझे जिस दिन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया तभी से, या फिर वो कंटिन्यूस रखूँ, या फिर जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि भाई ठीक है अब CBT के लिए तैयार कर लेते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि सर, टाइम बहुत क्रूशियल है। मुझे तो सर, मैंने मतलब आपकी वीडियो में भी सुना तो मुझे लगा कि मतलब मैंने जब आंसर किया आगे, तो मुझे ये तो हो गया था कि इसमें मतलब हो जाएगा कि हाँ, कर रहे थे, तो मैंने तो सर अभी से कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि मेरे पास सर और कोई एग्जाम बचा भी नहीं था जो मैं ये एग्जाम दे लूँ वो दे लूँ कोई और, फिर मैंने उस तभी तुरंत कंटिन्यू कर दिया उसको। आपने भी सर सीरीज शुरू करी थी ना CBT 2 के लिए, मैंने तुरंत कंटिन्यू कर दी वहीं से, उसको मैं पढ़ते चला गया, बस उसी से सारी चीजें कन्वर्ट होती चली गई। मतलब वो टाइम गैप देना ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बोलूँ तो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंसिस्टेंसी बना रखी है तो फिर बहुत सब इंपॉर्टेंट ठीक है है। सर। वरना फिर गैप के बाद तो फिर जैसा कि अभी आपने बताया ही था कि वो कोविड के गैप के बाद जैसे हम्म। इशू है, फिर वो यहाँ पर भी सेम चीज़ देखने को मिलती है। तो सर वो मेरी तो 2 साल खराब हो गए इसमें। राइट, तो लेकिन ना आपने उसका यूटिलाइजेशन, लेकिन ये है कि सही टाइम पर क्लिक किया कि भाई ठीक है मैं एफर्ट्स लगा लेता हूँ, डेट वाज वेरी गुड। क्योंकि अगर उसके बाद फिर गैप अगर रहता ना तो शायद वही लाइफ की रेस में लो प्राइवेट कंपनीज सोच लेते हैं और उन सब डायरेक्शन में फिर जा रहे होते हैं। सो फाइनली जी ग्रेट। सर। अब यहाँ पर ना मुझे अगला पॉइंट ये पूछना था कि जैसे एग्जामिनेशन में कुछ सब्जेक्ट्स हैं स्पेसिफिक, अगर मैं जैसे साइंस और कंप्यूटर की बात करूँ, बिकॉज कंप्यूटर स्पेशली फॉर दिस RRB जेई, क्योंकि SSC जेई में जब कंप्यूटर आता है ना तो वो 2 या 3 ही क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस का और इस कंप्यूटर वाले पार्ट का क्या रोल है अपने एग्जामिनेशन में, खासकर RRB जेई में? बहुत रोल है सर, साइंस और कंप्यूटर का बहुत ज्यादा रोल है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि बच्चे मैंने देखा मतलब पूरा वो करा रहे हैं, मैथ करा रहे हैं, रीजनिंग करके क्या जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साइंस में क्वेश्चन को या तो गलत करके आ जाते हैं, उससे सर डबल बेनिफिट मिलता है। साइंस के क्वेश्चंस को करता हर कोई है सर, क्योंकि उनको हम्म। लगता है कहीं ना कहीं हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, धुलमिली सी याद रह जाती है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर साइंस तुम्हारी स्ट्रांग हो जाएगी तो मतलब उससे काफी एज मिल जाता है, रैंक में देखा जाए तो आपको काफी एज मिलेगा, सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं सर। राइट, क्योंकि और वेटेज। कंप्यूटर तो सर, कंप्यूटर में सबसे हार्ड पड़ता है वो कीज याद करना। राइट। इस उसमें बहुत इशू हुआ सर कि इसको कैसे याद किया जाए। तो सर आप, मैंने आपकी वीडियो देखी, उस वीडियो के अंदर क्या था, मतलब आपने एक ही जगह पे सारे कंपाइल कर दिए थे कि भाई ये सारी शॉर्टकट कीज है, ये आपको रटनी है और इनका ऑप्शन है नहीं। तो मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया, बस उनको रट लिया, और मैंने सर कुछ भी नहीं देखा उसमें कंप्यूटर में, उसको पढ़ने के बाद। सो दैट वाज स्मार्ट वर्क। मतलब स्मार्टली अगर एक्ट करो ना तो कुछ भी फिर कठिन नहीं है। मतलब जहाँ पे वास्तव में टाइम की जरूरत है वहां पर टाइम दो। मैं ऐसे सब्जेक्ट में अगर टाइम दूंगा, जैसे मैं इकोनॉमिक्स एग्जांपल ना क्लियर कट बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स वाला जैसे पार्ट है, पता नहीं वहां से क्वेश्चन आएगा भी कि नहीं आएगा। सेम चीज SSC जेई में, क्वेश्चन अगर आया तो एक क्वेश्चन आ गया, नहीं आया मैंने तो सर पूरे आज तक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। सो दैट्स व्हाट। वही कि ना यहाँ पर जब भी आप पढ़ो तो स्मार्टली पढ़ो। तो हनी ने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। अब हनी देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। क्योंकि हम लोग रहते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड से, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, या फिर अब RRBJ में जाए तो वहाँ पे CSIT वाले भी हैं। ये सभी कैंडिडेट्स 10th के बाद से जी बायोलॉजी तो सर। छुई नहीं होती, नॉन टेक वाले पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम्म। हमने टच ही नहीं करी हैं। तो ये टाइम मैनेज कैसे करना है, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर पता है बस मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाता, मैं 10 का क्वेश्चन और लगा लेता, 15 क्वेश्चन और लग जाते, वो मेरे छूट गए। तो इसके लिए क्या कहोगे, मतलब टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट क्या होना चाहिए? मैंने सर SSC जेई दिया पहली बारी, तो मुझे लगा मतलब क्वेश्चन में सारे कर सकता हूँ। मैंने घर आके जैसे एनालाइज किया, मैंने सोचा मैं वो भी क्वेश्चन हो जाता है, वो भी हो जाता है आंसर किए आने के बाद। तो सर कहीं ना कहीं टाइम लैग कर रहा था, क्योंकि हम लोगों को क्या है, गेट का पढ़ा था शुरुआत में, और बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो आदत हो गई थी 5 मिनट हो जाए 6 मिनट हो जाए क्वेश्चन में लगे पड़े। बट सर क्या होता है ना, ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा तो है नहीं, आपको उतना ही टाइम देना होता है, ज्यादा टाइम दोगे तो फिर बाकी क्वेश्चन छूटने वाले हैं। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा, और तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था सर, मुझे लगा टेस्ट सीरीज लगाने से फायदा होगा। तो सर मैंने टेस्ट सीरीज लगाई सर, SSC जेई की मैंने काफी, मतलब जितने प्रीवियस ईयर को सारे लगाए। उससे क्या था सर, एक टाइम मैनेजमेंट आ गया कि हाँ भाई इतने टाइम में मुझे
इसको सॉल्व करना ही है। और सर आरआरबी का तो ये था कि मतलब मैं जब टेस्ट सीरीज लगा रहा था, जो थोड़े से प्रीवियस ईयर पेपर थे मैंने लगाए, तो उसमें क्या था, बहुत पहले ही पेपर हो जा रहा था, तो लगभग आधे टाइम में एग्जाम होने लग गया एंड तक। तो मतलब दो दो तीन तीन बार मैं देख ले रहा था उसको, कुछ और तो नहीं छूट गया। और सर एक दो क्वेश्चन मिल भी जाते थे, हाँ। मतलब सोचता था कितनी स्टूपिडिटी है, एक दो क्वेश्चन मिल भी जाते हैं फिर भी। और सर मेन एग्जाम जो दिया उसमें भी ऐसा ही था मेरे साथ, 20 मिनट मेरे पास बचे थे, मैंने हम्म। फिर से पूरा देखा तो मुझे एक क्वेश्चन फिर भी मिला, मैंने कि ये मैंने गलत कर दिया। हालांकि सर वो बोनस हो गया क्वेश्चन, वो कुछ था, वो रिएक्टिविटी सीरीज वाला था ना। हाँ राइट, रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन हाँ, मैंने ऑप्शन सर ही उसमें गलत थे। कार्बन लगा दिया था। फिर मुझे लगा इसमें मेटल पूछा है तो मैंने कार्बन कैसे लगा देंगे, फिर मैंने मेटल उठा कैसे के होगा? मैग्नीशियम, मैंने और मैग्नीशियम मैक्सिमम लगा वहाँ पे दिया। मैक्सिमम कैंडिडेट्स में उसमें कार्बन ही लगा के आए थे, क्योंकि हाँ क्लास के बाद वो डिस्कशन कर रहे थे हम लोग जब टेलीग्राम पर, तो बच्चे कह रहे थे कि सर इसका ना वो आप भेज दीजिए क्या स्क्रीनशॉट रहेगा। तो मैंने हाँ। एनसीईआरटी का रेफरेंस ले लो, क्योंकि वही बेस्ट रेफरेंस होता है, क्योंकि कई बार रेलवेज ना रैंडम बुक्स को बुक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। दे वांट स्टैंडर्ड बुक्स, यहाँ पर एनसीईआरटी इज द बेस्ट सॉल्यूशन। बट हाँ, सही मैं है। पॉइंट समझा आपका। तो यहाँ पर ना एक चीज़ और मैं यहाँ पे एडअप करूंगा हनी वाले पॉइंट पर, कि जब भी आप एग्जाम दो ना, तो उसमें जो ऑप्शंस आते हैं रिव्यू वाला, मार्क रिव्यू एंड नेक्स्ट, उसका जरूर यूज करा करो। क्योंकि यहाँ पर जैसे ना हनी ने क्या बोला कि मैंने जब क्वेश्चंस को सर्च किया तो वहाँ पे रैंडम मिल गया कि ये तो मैंने गलत लगाया है। तो आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ वहाँ पे रिव्यू वाले ऑप्शन के साथ जाओ, क्योंकि जब एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा अगर टाइम बचता है तो आप ना वहाँ पर जाके देख सकते हो कि ना उस टाइम पे आप फ्री माइंड हो जाते हो फिर, क्योंकि पूरा पेपर अटेम्प्ट हो चुका होता है। और अगर अच्छा हुआ उससे है तो फीलिंग अच्छी सी हो जाती है। राइट, करेक्ट। सो ये अच्छा पॉइंट बताया, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद ना मैं आपसे अगर पूछूं कि सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा पूरी जर्नी में आरआर विजय की? आरआरबी जेई में सर सबसे बड़ा चैलेंज वही था, साइंस और कंप्यूटर मेरे लिए सर। अच्छा। तो कहीं ना कहीं सर ये था कि मतलब मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आरआरबी कैसे क्वेश्चन पूछता है जब मैंने हम्म। स्टार्ट किया। एसएससी जेई का तो पता था, मतलब कि हाँ इतना लेवल तक मुझे आता है मैं कर दूंगा, आरआरबी जेई का नहीं पता था। और फिर सर आपकी वीडियो देखी ना, आपने लेवल को रखा कम से कम 3 गुना हाई, जो क्वेश्चन पूछता है। तो मुझे और लगा, शुरुआत में थोड़ा डर सा लगा, मैंने कहा यार इतने हाई क्वेश्चन आएंगे तो हो लिया काम। बट मैं देखते गया, चीजों को सीखते गया, तो मतलब फिर आपकी वीडियोस में क्वेश्चन बनने लग गए, तो फिर हम्म। मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई अब हो जाएगा मतलब। और हालांकि पेपर तो सर बहुत इजी आया था, आपने हम्म। जो लेवल कराया था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत इजी पेपर था। राइट। अब वो ना लेवल देखो हाई रखना जरूरी भी है, क्योंकि अगर लेवल हाई नहीं रखोगे ना और आप अगर सेम लेवल रखोगे, वही बोर्ड वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 80% की तैयारी करोगे तो 70 ही आएंगे। 90 की तैयारी ये करो तो बात 80 करोगे, तो वो वाला एग्जाम्पल था। तो एक्चुअली मैं चाह रहा था ना कि जो तैयारी इस तरीके से करें कि थोड़ा सा ना एसएससी जेई ओरिएंटेड अगर हम लोग जाएंगे ना थोड़े से हायर लेवल पे, तो ऑटोमेटिकली आरआरबी तो क्रैक हो गई, साथ में ना बाकी उस वाले पार्ट पे भी आप क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि बाकी ना प्लेटफॉर्म से जाओगे, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे वो इजी लेवल पे ही चलता हुआ जा रहा है, वही सेम हम्म। क्वेश्चन बार बार कि हमारी बॉडी में ब्लड कितना है, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी है, तो उतने से काम नहीं चलेगा वो भाई। तो वो तो सर वो पूछ ही लिए क्वेश्चन, उनको दोबारा दोबारा क्यों पूछेंगे, वो ये वाली बात आ जाती है ना। एट दी पॉइंट। तो मतलब मेरा बस ये एक मकसद रहता है ना कि आप क्या करो, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, लेकिन एक क्वेश्चन से आपके 10-10 क्वेश्चन और तैयार हो जाएं। एंड दैट्स दी हाँ बेस्ट बेस्ट वे टू प्रिपेयर। अब यहाँ पर ना बिगेस्ट चैलेंज वाला पार्ट हो गया, अब आते हैं रूल ऑफ गाइडेंस पे। तो मैं आपकी लाइफ में पूछना चाहूँगा, सो आपकी लाइफ में टीचर्स, साथ में पेरेंट्स या फिर ब्रदर फ्रेंड्स, ये जो जर्नी रही है ना आपकी, तो यहाँ पे गाइडेंस का क्या स्पेसिफिक रोल रहा है और आपके लाइफ में किस किस ने हेल्प करी जिससे आप फाइनली इस मुकाम पर पहुंच पाए? प्लीज। देखिए सर, एक्चुअली ये तो बात है कि सर जो टीचर्स होते हैं वो तो सर सबसे ऊपर है हेल्प करने के लिए। हालांकि सर मैं उनसे कभी मिला ना हूँ, आपसे आज बात हो रही है, राइट। कभी बात भी ना की हो, लेकिन बहुत बड़ी हेल्प होती है सर। जब हम लेक्चर्स को देखते हैं, अपने आप इतना सब कंस्टिट्यूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कोई बुक ले आओ अभी कंप्यूटर की, आपको समझ ही नहीं आएगा आप क्या क्या पढ़ो क्या क्या मत पढ़ो, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं है। तो टीचर्स का तो सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मैंने तो सर बस आरआरबी जेई के लिए दो ही टीचर्स को फॉलो किया है, सर आपको और मोहित सर को। बाकी जब मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था तो वो तो हो ही गए थे, एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो वहीं पे हो गया था। तो इसके अलावा सर क्या होता है, बीच 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 में क्या हुआ, मुझे लगा कि कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं क्या करता हूँ कोई स्कूल ज्वाइन कर लेता हूँ, वहाँ पे पढ़ा लूंगा। जैसे अपने सेंट पीटर्स हाँ वगैरह ये ये स्कूल बहुत होते हैं। कॉमन है, राइट। आगरा हाँ में तो मुझे लगा पीटर्स बहुत फेमस है। हाँ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि सर मुझे लगा था घर वाले भी कब तक मतलब खर्चा देते रहेंगे मुझे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे अपने से कुछ करना चाहिए। बट लेकिन मेरे पापा ने बहुत वो किया, मतलब उन्होंने कहा कि अगर तुझे पेपर देना है तो अभी तू 1 साल 2 साल ट्राई कर सकता है। मेरे बड़े भैया दैट हैं। सपोर्ट इज नीडेड, मतलब यहाँ पर ना हाँ, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ प्लीज कंटिन्यू। तो वो सर होता है ना, इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाता है भाई, चलो इनको विश्वास है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। जब घर वाले सब पीछे हट जाएं तो फिर तो सर वैसे ही हो नहीं पाता, कुछ नहीं हो पाता। तो उन्होंने काफी हिम्मत दी मुझे, तो मैं मतलब कंटिन्यू करता गया, तो आज जाके इसमें सिलेक्शन हो गया।
तो मतलब ना जो यहाँ पर देखो, मैंने ना जितने भी पॉडकास्ट लिए हैं सभी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे रहते हैं बैक एंड पर, भाई तू कर, मैं हूं ना। और ये वाला स्टेटमेंट है ना कि पापा कह रहे हैं भाई चिंता मत करो, 2 साल जो चाहे टाइम चाहिए वो ले लो, सिलेक्शन ले लो, डेट इज इंपॉर्टेंट, और कोई अच्छा प्रेशर। सर, वो 2 साल भी खत्म हो गई। फिर मुझे लगा पापा किसी दिन बोलेंगे कि बेटा 2 साल हो गई, 2 साल की कही थी तेरे से, पर मेरे से आए तक उन्होंने कभी बोला नहीं सर। ये होता है ना असली सपोर्ट, मतलब इसी को कहते हाँ हैं कि ना मेरी बैक मजबूत है। तो बैक मजबूत का मतलब यही है यहाँ पर ना, क्या वो, अब वो जो टर्म आता है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, बट वो रिलेटिव्स वाला टर्म, या फिर मैं वो कॉलोनी वाले लोगों की बात करूं कि क्या हुआ, 2 साल से तुम कर सर। रहे थे, 1 साल से हो रहे थे। तो यहाँ पर ना ये ऐसा नहीं केवल एक पर्टिकुलर पर्सन में हो सकता है, जो अभी हमारे व्यूअर्स होंगे उनके भी दिमाग में आ रहा होगा अरे ये तो मेरे साथ भी होता है, ये सभी के साथ होता है। लेकिन अगर आपकी बैक मजबूत है ना, पेरेंट्स आपके साथ हैं, किसी इसी की बात कोई सुनने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं ना, इससे सुना, इससे निकाल दिया, और वो बहुत एक सर जरूरी। एक सर मेरा दोस्त भी था, उसका अभी रिसेंटली ये आया था ना यूपी, ये यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल वाला। हाँ हाँ, राइट तो राइट। उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, हम दोनों साथ से लगे हुए थे। उसका उसने अलग बैकग्राउंड पकड़ा था, वो सर बीएससी वगैरह करी थी उसने। अच्छा अच्छा। तो उसका सिलेक्शन हो गया, उसने, उसका संदीप नाम है सर, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और सर एक मेरा दोस्त आईआईटी दिल्ली में, हम्म। अक्षित, उसने भी काफी सपोर्ट किया। मैंने कि तू लगे रहे, तू आईआईटी वाईआईटी छोड़, यहाँ भी यही हाल है, क्योंकि रेस सब जगह पे है, तू यहाँ भी पड़ेगा अल्टीमेटली, फिर वही रेस लगानी है। तो कहीं ना कहीं सर वो सपोर्ट बना ही रहा। तो ये सपोर्ट पापा का, आपने 2 फ्रेंड्स का नाम लिया, तो यस, फ्रेंड्स पेरेंट्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने मन की बात कर पाते, कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स से शायद अपने मन की बात ना कर पाए, तो फ्रेंड्स आर दी वंस के भाई देखना। लेकिन फ्रेंड्स भी आपको पता रहना चाहिए कि वो असली वाले फ्रेंड्स हैं या फिर वो बस सामने के से अच्छे हैं। तो जैसे कि दो हाँ फ्रेंड्स का नाम नाम लिया, तो डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, वो मोटिवेट भी कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके बाद अगर मैं आपसे एक और फाइनल। सर, हाँ सर हाँ। मैं एक और नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, पर मैं हाँ मतलब बोल ही देता हूँ, सर की लैंग्वेज में बोल देता हूँ। सर बोलते हैं ना, बाबू सोना जादू टोना। तो कहीं ना कहीं सर मुझे उधर से भी काफी मदद मिलती रही सर। राइट। सो मतलब ये ना बहुत सारे इंटरव्यूज में इवन यूपीएससी वाले पार्ट पे भी सुनने को मिल जाता है, तो चलो हनी के पार्ट पर भी है। तो जो भी सुन रहे होंगे, सो नाउ यू माइट बी वेरी वेरी हैप्पी कि फाइनली ही हैज डन इट। ग्रेट। सो हनी, मुझे जी ना सर। बस आपसे एक लास्ट लाइन पूछना है, फाइनल एडवाइस क्या देना चाहेंगे कैंडिडेट्स को कि अगर वो डीमोटिवेट होते हैं, या फिर मान लीजिए उनका लास्ट ईयर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ था, या फिर 2 बार का एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुए हैं, तो आरआरबी में तो वैकेंसी 2019 के बाद अभी आई थी, लेकिन हो सकता है वो एसएससी जे की तैयारी कर रहे हो, नहीं क्रैक हुआ हो, या फिर इस बार का आरआरबी रह गया हो, तो उन कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली क्या कहना चाहोगे? बिकॉज ये फाइनल एडवाइस ना, हमने अभी तक जो बात की फ्रेशर्स के लिए इट वाज वेरी गुड, बट जो कैंडिडेट्स अभी क्रैक नहीं कर पाए, या फिर मान लो 1 या 2 नंबर से रह गए हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन कैंडिडेट्स को? सर मैं तो मतलब अभी 6 से 7 स्टूडेंट्स ऐसे थे, मैं टेलीग्राम पर कनेक्टेड था, क्योंकि हम लोगों का जोन सेम था, तो मैं उनसे बात करते रहता था क्या होगा, रिजल्ट का क्या होगा। तो उनमें से कई हैं मेरे जानते हुए, मतलब उनका क्या है सर, मतलब मेरे एग्जैक्ट मेरे इक्वल सर मार्क्स थे। बट सर जो डिलीशन किया है ना आरआरबी ने, जो क्वेश्चंस को हटाया है, तो हम्म उनके से ऐसे क्वेश्चंस को सर हटा दिया गया जो कि उनके ऑलरेडी से सही थे। तो कहीं ना कहीं ओके। सर इसकी वजह से क्या हुआ, उनका सिलेक्शन रुक गया। हम्म। तो सर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सर सारी चीजों के ऊपर वो सर, वो जो ऊपर वाले की शक्ति है वो भी काम करती है थोड़ा बहुत, तो कि कौन राइट। सी चीज मतलब आपके हैंड ओवर आने वाली है, कौन सी नहीं आने वाली। आप बस मेहनत ही कर सकते हो सर। थोड़ा तो सर यही जेई में ये रहता है, चाहे आप एसएससी जेई देख लो, चाहे आरआरबी जेई, थोड़ा तो रहता है। तो गाइस यहाँ पर ना ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खासकर मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बोलूंगा जो सेकंड शिफ्ट में आए थे, जहाँ पे ना क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे, है ना, उनका फिर से एग्जामिनेशन हुआ। तो एक एग्जांपल तो हनी ने दिया ही, मैं बाकी दूसरे कैंडिडेट्स को भी बता दूं कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका ना हुआ क्या कि जो क्वेश्चंस थोड़े से लग रहे थे कि भाई ये तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे, वो स्टार्टिंग में आ गए होंगे, तो उन बच्चों का ज़रा सोचो कि उनका ना क्या रहा होगा। तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो स्टार्टिंग में ही डाउन हो गया होगा कि भाई ये भी क्वेश्चन ऐसा करके कुछ आ रहा है। तो इस केस में तो मैं बोलूँगा कि भाई भाई आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं नहीं, तो उन सभी कैंडिडेट्स से मैं बोलूँगा प्लीज़ अपनी तैयारी पर कहीं पर भी रोक मत लगाना। यू आर देयर, हो सकता था कि इस बार ही वो सिलेक्शन हो गया होता, बट ठीक है, भगवान के घर वही कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं, वो वाला पार्ट है। तो यस, आई विश कि अभी 3 महीने बाद एसएससी चाहिए, उसमें आप आग लगाओगे, और साथ में आपका जो आरआरबी चाहिए। तो कई बार क्या होता है ना हनी, कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि सर बताओ मेरे पास ना ये 2 ज्वाइनिंग लेटर्स हैं, या फिर इतने सारे ज्वाइनिंग लेटर्स हैं, मैं कौन सा ज्वाइन कर लूँ मैं। तो आई विश कि आप सभी कैंडिडेट्स के साथ भी वही हो कि सर बताइए मैं इसमें से कौन सा ज्वाइन कर लूँ। सो यही मेरी विश है।
एंड हनी, थैंक यू, आपने इतने अच्छे से सभी चीज़ों का आंसर दिया, आपने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया दोनों ही टाइप के कैंडिडेट्स को, जो फ्रेशर्स हैं और साथ में जो रिपीटेड वाले कैंडिडेट्स हैं। तो इट वाज ग्रेट टू मीट यू हियर। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग हियर एंड थैंक यू हनी, सर। विशिंग यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। ओके हनी, बाय बाय, टेक केयर।